इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक स्कूटर है, मान लो ये स्कूटर जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, t इक्वल टू 0 से वो शुरुआत करता है और वो t1 टाइम तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक ये टाइम जो है वो t1 टाइम है, वो एक्सेलरेट करता है एक्सेलरेशन a1 से। तो मान लो यहाँ आके उसकी स्पीड जो है वो v हो जाती है और वो नेक्स्ट t2 टाइम के लिए वो a2 से रिटार्ड करता है, सो दैट फाइनली यहाँ फिर से जो उसकी स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 0। तो यहाँ 0 स्पीड हो जाती है। तो बेसिकली हमें t1/t2 बताना है। तो देखो इस ड्यूरेशन के मोशन के लिए अगर हम लोग लिखें तो v इज इक्वल टू u जो कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 थी प्लस a1 t1। और इस ड्यूरेशन के मोशन के लिए अगर लिखें तो लिखे फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v प्लस एक्सेलरेशन, पर ये रिटार्डेशन है तो इसलिए माइनस a2 इंटू t2। तो यहाँ से ये रिलेशन बोल रहा है v इज इक्वल टू a1 t1 और ये रिलेशन बोल रहा है v इज इक्वल टू a2 t2। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो। तो इसका मतलब जो हमें यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा a1 t1 इक्वल्स a2 t2। तो जो t1/t2 आएगा वो आ जाएगा a2/a1। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है और हमें एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछा है। तो हमें पता है कि बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है वो v इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी वेलोसिटी इंटू v वर्सेस x ग्राफ का स्लोप। तो जब x 0 से 200 है तब v वर्सेस x जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं हम लोग। ये हाइट 40 है और ये 200 बेस का लेंथ है। तो यहाँ से जब 0 से 200 की बात की जाए उस केस में बेसिकली जो v है उसको हम लोग लिख सकते हैं स्लोप दैट इज 40/200 इंटू एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू है 10, यानी ये आ जाएगा x/5 प्लस 10। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स निकाल लें तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5। इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो v डी बाई डी एक्स होता है। तो यानी 1/5 इंटू x/5 प्लस 10। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन मिला इस रेंज के लिए वो आ जाएगा x/25 प्लस 2, यानी a वर्सेस x ग्राफ का y इंटरसेप्ट जो होना चाहिए 2 होना चाहिए और a की जो मैक्सिमम वैल्यू उससे मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल टू 200 पे, वो हो जाएगा 200/25 यानी 8 और प्लस 2 यानी 10। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ अगर ये वाला ग्राफ कुछ प्लॉट करने की कोशिश करें हम लोग तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा। मैक्सिमम वैल्यू 10 और मिनिमम ये 2 से शुरू होता है और ये 200 तक के लिए। और उसके बाद जब x 200 से ज़्यादा है यानी 200 से 400 वाले रेंज में, वहाँ पर क्या है v जो है वो कांस्टेंट है। और अगर v कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो डी बाई डी एक्स होगा वो आ जाएगा 0, यानी जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 0। तो 200 के बाद जो एक्सेलरेशन होना चाहिए 200 से 400 वाले रेंज में वो आना चाहिए 0, यानी इसके बाद का जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वो आना चाहिए 0 400 तक। इस केस में अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ बोला जाए तो वो फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, हालांकि थोड़ा सा एरर है मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सा वाला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अदरवाइज तो फिर ये बोनस वाला सवाल है।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए कौन से AT, VT और पोजीशन टाइम ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है और वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है डेफिनेटली, क्योंकि हर बार जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है वो टी एक्सिस के ऊपर ऐसे दिखाया गया है, तो इसलिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फिर उसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में v इज इक्वल टू सम u प्लस AT। तो अगर u पॉजिटिव हुआ, स्लोप तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया हुआ है हर केस में। तो यहाँ अगर VT ग्राफ की बात की जाए तो ये पॉजिटिव स्लोप वाला होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए अगर u पॉजिटिव है। तो ये हो गया v वर्सेस t ग्राफ। अब नेक्स्ट जो है वो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड वाला पैराबोला होगा। और ऑब्वियसली अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का कुछ फाइनाइट पार्टिकल अगर ओरिजिन पे प्रेजेंट नहीं था तो उसका कुछ फाइनाइट पोजीशन था, एक 0 नहीं था, तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओरिजिन से शिफ्ट हुए हो सकता है। तो उस हिसाब से जो x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं सम x0 प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक है, लेकिन ये पैराबोला जो है वो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से शुरू हो सकता है। तो इस केस में जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। तो इस हिसाब से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब जो सही ऑप्शन है, जो करेक्ट चीज़ें बता रहा है, वो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉय जो है वो एयरपोर्ट पे जाता है और वहाँ देखता है कि एक एस्केलेटर है। तो मान लेते हैं कि ये एक एस्केलेटर है और यहाँ वो बॉय है। तो पहली बार क्या होता है कि एस्केलेटर रुका हुआ था, तो बॉय सपोज खुद v के स्पीड से चल सकता है, तो वो इधर की ओर v के स्पीड से चलेगा। तो और ये एस्केलेटर का जो लेंथ है, सपोज ये जो लेंथ है वो l है, तो बॉय को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगता है वो t1 टाइम है। तो बेसिकली हम लोग t1 की जो वैल्यू है वो बोल सकते हैं l अपॉन v। अब दूसरी बार क्या होता है कि एस्केलेटर जो है वो, जो एस्केलेटर है l लेंथ का, ये चल रहा होता है और बॉय उसके ऊपर स्टेशनरी है यहाँ। तो क्या होगा कि ये एस्केलेटर ट्रैवल कराते कराते और इस किनारे से इस किनारे तक बॉय को पहुंचा देगा। तो सपोज एस्केलेटर जो है वो u की स्पीड से ऐसे चलता है। आपने एस्केलेटर देखा हो शॉपिंग मॉल्स में या रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे। तो ये जो टाइम, इस बार जो टाइम लगेगा इस y को, वो टाइम होगा L/u। अब क्या है कि इस बार जो थर्ड केस है उसमें क्या है कि ये जो एस्केलेटर है ये भी मूव कर रहा है, तो ये u से, और ये जो बॉय है वो भी इसके ऊपर चल रहा है। तो बॉय जो है वो खुद v से और ये एस्केलेटर u से, तो इफेक्टिवली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो बॉय है, क्योंकि ये एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में v से चल रहा है और एस्केलेटर u से चल रहा है, तो इफेक्टिवली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो बॉय है वो v प्लस u से चल रहा है। तो इसलिए इस बार जो टाइम लगेगा वो लगेगा लेंथ l डिवाइडेड बाई v प्लस u। अब देखें, अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो v की जो वैल्यू है वो है L/T1, और यहाँ से अगर बात करें तो u की जो वैल्यू है वो है L/T2। तो यहाँ से जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है L/T1 प्लस
L/T2। तो ये L ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो बॉय को इतना टाइम लगेगा। दिया है कि एक टैप से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे निकल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कोई ड्रॉपलेट जो है उसको गिरे हुए अगर 4 सेकंड हो गए तो उसके जस्ट बाद जो ड्रॉपलेट गिरा था उसके और उसके बीच का स्पेसिंग जो है वो 34.3 मीटर दिया है। तो सपोज एक ड्रॉपलेट गिरा होगा, उसको चलते हुए 4 सेकंड हो गए, तो वो कुछ यहाँ है। और उससे जो जस्ट पहले ड्रॉपलेट गिरा होगा तो हमें नहीं पता कि वो कितनी देर पहले गिरा था, उससे कितनी देर पहले गिरा था। तो सपोज इसको ट्रैवल करते हुए टी टाइम हो गया है, तो इन दोनों के बीच का, ये दोनों इमीडिएट ड्रॉपलेट्स हैं, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो 34.3 मीटर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो ड्रॉपलेट है जिसने 4 सेकंड तक ट्रैवल किया है, एक बार पहले इसके बारे में पता करते हैं कि ये 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो जो इसने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको अगर d1 का नाम दे दें, तो जो d1 की वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो सिर्फ हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, तो 4 स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 78.4 मीटर। पर चूंकि इसके जस्ट इमीजिएट जो इसके जस्ट बाद गिरने वाला ड्रॉप था वो सपोज इसने d2 डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब है क्या कि d2 कितना है, तो d2 d1 से 34.3 मीटर कम है, तो d2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 78.4 माइनस 34.3, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 44.1 मीटर। अब सेम रिलेशन हम लोग d2 के लिए हाफ ए टी स्क्वायर वाला लिख सकते हैं, तो 44.1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा मान के कि इसको निकले हुए टी सेकेंड हुआ है। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो आ जाएगी 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ड्रॉप है उसको गिरे हुए 3 सेकेंड हुआ, तो उसके पहले ये ड्रॉप गिरा, इसको गिरे हुए 4 सेकेंड, उसके बाद ये वाला ड्रॉप गिरा, इसको गिरे हुए 3 सेकेंड, तो ड्रॉप के गिरने के बीच का इंटरवल कितना है, तो 1 सेकेंड का है। यानी हर 1 सेकेंड पे एक ड्रॉप जो है वो गिर रहा होगा। दिया है कि एक बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया किसी सर्टेन स्पीड से, सो दैट वो h हाइट तक जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ के बाद वो रिटर्न होके और फिर वो नीचे आएगा, तो ये h हाइट तक जाता है, उस स्पीड से फेंका है। तो जाते टाइम भी कभी वो ग्राउंड से h/3 हाइट पे रहा होगा। दिया है कि ये जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये जो हाइट है ये h है, तो कभी वो जाते टाइम भी h/3 हाइट पे रहा होगा ग्राउंड से, और आते टाइम भी ग्राउंड से h/3 हाइट पे रहा होगा। तो अगर यहाँ जब जस्ट उसको फेंका था, अगर उसको t=0 बोले तो वो 2 टाइम पे h/3 हाइट पे रहा है। सपोज यहाँ से यहाँ वाला एक टाइम जब वो डायरेक्टली पहुँचा होगा तो t1 है, और जब वो एक बार यहाँ से मैक्सिमम हाइट रीच करके और यहाँ पहुँचा होगा तो वो टाइम t2 है। तो हमें बताना है बेसिकली t1 अपॉन t2 क्या है। तो देखिए हमें ये बात पता है कि जब बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो जितना वो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगाता है उतना ही वो मैक्सिमम हाइट से नीचे लोएस्ट पॉइंट आने में लगाता है। तो ये तो ऐसा हो गया कि इस बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया है, तो जब इस बॉल को h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से नीचे आने का जो समय होगा वो होता है √2 इंटू h/g। तो सपोज उस टाइम को हम लोग t0 बोलते हैं, तो t0 की जो वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू h/g। अब ये टाइम कौन सा टाइम है, ये टाइम है लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट तक जाने का,
या हाईएस्ट से लोएस्ट तक आने का। दूसरी बात, अगर हमें हाईएस्ट से यहाँ तक का टाइम चाहिए, ये वाला टाइम, सपोज इसका नाम हम लोग टी डैश रख देते हैं। तो चूंकि ये हाइट कितनी है, तो ये टोटल हाइट h और ये h/3, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट है, ये हाइट हो जाएगी h माइनस h/3, यानी ये कितनी होगी 2h/3। तो ये जो टी डैश टाइम है, बेसिकली टी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2 इंटू वो हाइट, दैट इज 2h/3, तो 2h डिवाइडेड बाई जी। तो ये टाइम जो है वो यहाँ से बेसिकली यहाँ तक आने का टी डैश हो गया। तो अब अगर हम ऐसे सोचें कि यहाँ से यहाँ आने का टी डैश है, तो ये भी यहाँ से यहाँ जाने का टाइम भी जो रहा होगा, ये भी टी डैश रहा होगा। और ग्राउंड से h/3 तक आने का t1 है, तो बेसिकली जो t1 है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, t0 यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम माइनस टी डैश। और उसी तरीके से जो t2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी t0 प्लस टी डैश। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो टी डैश है ना, ये बेसिकली √2/3 t0 ही है। तो अब हमें जो रेशियो चाहिए वो चाहिए t1/t2। तो t1 को लिख सकते हैं t0 माइनस √2/3 t0 डिवाइडेड बाई t2 को लिख सकते हैं t0 प्लस √2/3 t0। तो यहाँ से t0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। में क्या है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि v के स्पीड से हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, एल्टीट्यूड h है, मतलब सपोज ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ से h हाइट पे v की स्पीड से एक हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाई कर रहा है। अब यहाँ से जमीन पे कोई आदमी खड़ा है और उसके लिए फूड पैकेट ड्रॉप किया गया। तो ड्रॉप करने का मतलब, ड्रॉप करने वाले ने तो उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, लेकिन चूंकि हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी v थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस फूड पैकेट को भी क्या होगा, सेम वेलोसिटी v मिल जाएगा। तो बेसिकली अब सवाल ऐसा हो गया कि किसी h हाइट से हॉरिजॉन्टली v के स्पीड से एक फूड पैकेट फेंका जाए, तो वो कहाँ गिरेगा, तो वो ऐसा पैराबोलिक पाथ में चल के और वो कुछ यहाँ आके सपोज गिरता है। तो अगर किसी को वो फूड पैकेट चाहिए तो वो यहाँ इंसान को यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तो अब हमें पूछा है कि इस इंसान और जहाँ फूड पैकेट गिराया जाए उसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस पूछा गया। तो हमें पता है ये r हॉरिजॉन्टल है और ये h है, तो बेसिकली जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h²। अब r कैसे निकालें, तो हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इस फूड पैकेट के लिए वो कितना हो जाएगा, √2h/g। तो और चूंकि वो फूड पैकेट हॉरिजॉन्टली v के स्पीड से चल रहा है, इसलिए जो रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज vt, यानी v इंटू √2h/g। तो अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो d कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h²। r² कितना हुआ, v² 2h/g प्लस h²।